वेलकम क्लास 12। तो चलिए बेटा अब अपन आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। क्लियर? कहाँ तक हो गया था अपना? अपन ने बेटा समतल, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली देख लिया था, ठीक है, फिर उसके बाद में परिनालिका को भी देख लिया था अपन ने, है ना। अब अपन पढ़ेंगे बेटा कि अगर दो प्रेरक कुंडली आ जाए तो अगर उनका हम श्रेणी क्रम करें और समानांतर क्रम करें तो उसके बाद में उनका जो तुल्य है बेटा, तुल्य स्वप्रेरकत्व, ठीक है, तुल्य स्वप्रेरकत्व, ठीक है, प्रतिरोध नहीं आएगा क्योंकि प्रतिरोध तो कर चुके हैं ना बेटा अपन ने। तुल्य स्वप्रेरकत्व, ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्शन। क्लियर? चलिए देखिए ध्यान से, तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, जैसे रेजिस्टेंस को अपन जोड़ते थे पहले, कैसे जोड़ते थे? ये हमारे पास में मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है, ये, ठीक है, R1 एंड R2। तो हमारे पास में दो तरीके होते थे, कौन कौन सा? पहला तरीका श्रेणी क्रम। कैसा? श्रेणी क्रम। क्लियर? तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते थे? कुछ इस तरीके से R1, फिर इस तरीके से R2, ये हमने जोड़ दिया। फिर इसमें आपको ये बताया गया होगा बेटा कि ध्यान से देखो, I जो धारा प्रवाहित होती है वो विभाजित नहीं होती, लेकिन वोल्टेज जो इसमें प्रवाहित होता है बेटा वो क्या होता है? विभाजित होता है। यहाँ पे V1 अलग वोल्टेज आएगा और यहाँ पे अलग आएगा, ठीक है। ये तो था हमारे पास में श्रेणी क्रम को जोड़ने का, श्रेणी क्रम में जोड़ने का। अब दूसरा जो तरीका हमने सीखा था बेटा, कौन सा सीखा था? समानांतर क्रम का। किसका सीखा था बेटा? समानांतर क्रम का, ठीक है। तो समानांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे बेटा? ये देखो, ये R1, ठीक है, फिर उसके बाद में ये R2, ठीक है, ये इस तरीके से हम जोड़ते थे। और यहाँ पे मान लीजिए अगर धारा प्रवाहित हो रही है बेटा, तो अब इस धारा के पास में देखो दो रास्ते मिल जाते हैं। ये धारा प्रवाहित हो रही है I1 और ये I2, ठीक है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, लेकिन जो विभव रहता था हमारा, जो वोल्टेज रहता था वो सेम रहता था बेटा, ठीक है, वोल्टेज क्या रहता था? सेम रहता था। आया समझ में? तो कुछ इसी प्रकार का हम स्वप्रेरकत्व में भी करेंगे बेटा। आया समझ में कि अगर दो कुंडलियों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ें और समानांतर क्रम में जोड़ें तो उसके बाद में हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आया समझ में? यही हमको देखना। अब इसका देखो, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या आता था? R बराबर R1 प्लस R2, इस तरीके से हम जोड़ देते थे। इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आता था बेटा? R इक्विवेलेंट, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम निकालते थे 1/R इक्विवेलेंट, है ना। इक्विवेलेंट मतलब तुल्य, तो 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। और R इक्विवेलेंट की अगर आपको वैल्यू चाहिए बेटा, ठीक है, मतलब तुल्य प्रतिरोध की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप क्या करते थे? R1 R2/R1 प्लस R2, ठीक है, या R2 प्लस R1, ऐसे करते थे, R2 प्लस R1, इस तरीके से तुल्य प्रतिरोध हम निकाला करते थे। अब इसमें भी हम सेम यही काम करेंगे बेटा। अब हमारे पास में देखो दो कुंडलियां हैं, दो कुंडलियां दी जाएगी क्योंकि हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना है और समानांतर क्रम में जोड़ना है, तो हमें दो कुंडलियां दी जाएगी, ठीक है। उनका हमें पहले श्रेणी क्रम करेंगे, फिर उसके बाद में समानांतर क्रम करेंगे। आया यहां तक समझ में बेटा? स्टार्ट करें अब अपन करना। चलो देखिएगा ध्यान से, हमारे पास में दो प्रेरक कुंडलियां हैं, ठीक है। तो पहला सबसे हम क्या करेंगे बेटा? श्रेणी क्रम में करते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। आया समझ में? चलिए बेटा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ें। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करेंगे? ये रही वो दो कुंडलियां, ये देखो। तो बोलोगे कि सर कुंडलियां तो दिखाई नहीं दे रही, ये रहा बेटा, और इनका प्रेरकत्व है L1, ये देखो, इसका प्रेरकत्व L1 और इसका प्रेरकत्व L2 है बेटा। अब यहाँ से तुमने धारा प्रवाहित कराया, अब धारा तो विभाजित होगी नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेटा आपका फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ पे φ1 आएगा और यहाँ पे φ2। भाई यहाँ पे अलग आपको फ्लक्स चेंज होते हुए दिखेगा और यहाँ पे अलग देखने को मिलेगा। आया समझ में बेटा? क्लियर? अब स्वप्रेरण की परिभाषा से, तो स्वप्रेरण की परिभाषा क्या बोलती है बेटा? कि phi इज इक्वल्स टू Li, यही बोलती है, phi इज इक्वल्स टू Li। तो यहाँ पे जो φ1 होगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा बेटा? L1I, धारा समान रहेगी। फिर φ2 आ जाएगा तो L2 कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में? बोलो,
बोलो बोलो बोलो, L2I, क्योंकि धारा अभी भी समान ही है बेटा। आया समझ में? अब अगर हमें यहां से कुल फ्लक्स निकालना है बेटा, क्या निकालेंगे? कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स निकालने अपन, तो कितना आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? φ1 प्लस φ2। तो ये कितना है बेटा? Li इज इक्वल टू φ1 की वैल्यू कितनी है? L1I, ये आ गया, प्लस L2I, ये आ गया। फिर उसके बाद में ये L है बेटा, है ना? Li इज इक्वल टू I कॉमन ले लो आप, तो L1 प्लस L2, ये आ गया। I से I कट गया बेटा, तो स्वप्रेरकत्व तो कितना आ गया? L1 प्लस L2। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, ये कुछ इसी तरीके से आया। मतलब आप ध्यान रख सकते हैं बेटा कि जैसे हम प्रतिरोधों को जोड़ते थे और तुल्य प्रतिरोध निकालते थे, वैसे ही श्रेणी क्रम में जब हम दो प्रेरक कुंडलियों को जोड़ेंगे तो उनका भी स्वप्रेरकत्व बेटा कैसा होगा? उनके योग के बराबर होगा, उनका तुल्य स्वप्रेरकत्व, ठीक है, उनके अलग अलग मान के जोड़ के बराबर होगा। बोलो, क्या यहां तक कोई समस्या बेटा? पूरा वीडियो आ रहा है आप लोगों को? देखो जरा ध्यान से। हाँ बेटा, पूरा है। चलिए, क्लियर होता है बेटा यहां तक? चलिए, इसको नोट करिए, फटाक से करिए। फिर इसके बाद में समानांतर क्रम करेंगे अपन। कर लिए नोट? चलिए बेटा, अब इसको रफ कर दिया जाए। चलिए बेटा, तो अब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं अपन इसको। ये रफ वाला पोर्शन था बेटा, ये वाला, ठीक है, इसको नोट नहीं करना है, ये आपको याद दिलाया मैंने ताकि आप इसको कनेक्ट कर पाओ। चलिए, अब इसके बाद में समानांतर क्रम। संयोजन, ये भी लिख लो, ठीक है। तो समानांतर क्रम में क्या होगा बेटा? कुछ इस तरीके से। ये रहा, तो ये रहा L1 और ये रहा L2। आया समझ में? और यहाँ पे ये हमने धारा प्रवाहित कराई। अब ये धारा दो भागों में बटी, एक तो I1 और दूसरा I2, ठीक है। लेकिन इन पे जनरेट होने वाला जो विभव होगा बेटा वो समान होगा। आया समझ में? क्लियर? तो समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में प्रवाहित कुल धारा, तो कुल धारा कैसे निकालेंगे? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 बेटा, ठीक है, क्लियर? चलिए बेटा, तो ये आ गया हमारे पास में। अब देखो ध्यान से, इस करंट को कैसे लिख सकते हैं? di बटा dt बराबर I1 प्लस I2, ये आ गया, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 1, क्लियर? चलिए, ये क्या आ जाएगा बेटा? di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt, ये आ गया। चलिए, फैराडे का नियम क्या कहता है बेटा? E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। फैराडे के नियम से, यही कहता है फैराडे का नियम, क्लियर? ये ईएमएफ है। अब यहाँ से E इज इक्वल्स टू माइनस एल को नीचे ले आओ, तो क्या आ जाएगा? डी आई बटा डी टी, ये आ गया बेटा, क्लियर? तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम di1 की जगह पे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो ध्यान से, di1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? माइनस का EL1 लिख सकते हैं ना। और di2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा? माइनस E अपॉन L2 लिख सकते हैं, क्लियर? तो अब क्या करेंगे अपन? समीकरण, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ठीक है। तो समीकरण
समीकरण, और इसको मान लो 2, 3 और इसको मान लो 4। समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो di बाई डी टी की जगह पे क्या रखोगे, माइनस ई बटा एल। देख लो ध्यान से, यही रखेंगे अपन, माइनस ई बटा एल इज इक्वस टू, और हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, देखिए माइनस ई अपॉन L1 प्लस माइनस ई अपॉन L1। माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, ठीक है, क्लियर। और यहां से ई से ई भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एल इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। ये तुल्य प्रतिरोध आ गया, मतलब कि अगर आपको L इक्विवेलेंट निकालना है बेटा तो L2 प्लस L1 अपॉन L1 इंटू L2। ये तुल्य क्या आ गया, स्वप्रेरकत्व। क्या है बेटा ये, तुल्य स्वप्रेरकत्व। तो हमने बताया था ना, जैसा आपने रेजिस्टेंस के केस में पढ़ा था बेटा, सेम ये वैसे ही है। आया समझ में? तो इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद में अगली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।